गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, क्लास 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टैट्स ऑनर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेमेस्टर 1 एंड माय पेपर इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चों, पिछली क्लास तक मैंने सेकंड क्लास तक आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। सो बेसिकली मैंने 3 प्रॉपर्टी आपको अर्थमेटिक मीन की पढ़ाई थी। एक तो सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0। सेकंड प्रॉपर्टी था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम पॉसिबल। थर्ड था मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी या कंबाइंड कंपाउंड मेजरमेंट प्रॉपर्टी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीनों प्रॉपर्टी अर्थमेटिक मीन में होती हैं। क्या फॉर्मुलेशंस बनते हैं, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज हम अनदर कुछ बातें अर्थमेटिक मीन के रेस्पेक्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरे बच्चों, अब तो 50-60 साल से कंप्यूटर का युग है। थोड़ा सा कंप्यूटर पे हम वर्क करते हैं। सो बेसिकली कंप्यूटर हमारे लिए क्या हेल्प करता है कि बिग डाटा को क्विकली सॉल्व कर देता है, क्योंकि वो एक मशीन है। ह्यूमन ब्रेन बिग डाटाज को सॉल्व तो कर सकते हैं, कैलकुलेट तो कर सकते हैं, बट हम मशीन नहीं है तो हमें टाइम लगता है, हमारी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। तो बहुत सालों पहले जब डाटा बिग हुआ करते थे इन न्यूमेरिकल नंबर्स, इन न्यूमेरिकल डिजिट्स, तो हम एक तरीका यूज करते थे टू सिंप्लीफाई द डाटा, दैट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि किसी भी गिवन न्यूमेरिकल डाटा के अंदर इन ईच ऑब्जर्वेशन आप कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं। अगर आप कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन। और मेरे बच्चों, आप डाटा के अंदर इन ईच ऑब्जर्वेशन अगर आप कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। ठीक है। तो प्लस माइनस करना ए कांस्टेंट नंबर टू एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन, और कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीपल या डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। तो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल हम सिर्फ इसलिए करते थे कि जो हमारे न्यूमेरिकली बिग डाटा हुआ करते थे उनको स्मॉल करने के लिए। मान लीजिए कोई डाटा हमारे पास करोड़ों में है, तो बार बार आपको करोड़ों में टर्म लिखनी पड़ेगी, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि हम 1 करोड़ से अगर उसको डिवाइड कर दें, तो जहां पे 7 करोड़ लिखा होगा वहां पे आप 7 लिख देंगे, तो आपकी जो कैलकुलेशंस है वो इजी हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ओरिजिनल डाटा है, काम तो आपको उस पर करना था ना। आपने जो चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल किया, करने के बाद जो डाटा बना वो नया डाटा बना। तो आप जब एनालाइज करेंगे, मतलब अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तो नए डाटा का निकालेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आपको नए डाटा का तो नहीं निकालना था ना, आपको तो पिछले डाटा का निकालने का था। तो क्या ऐसा कोई ट्रिक है हमारे पास कि हम चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल करके नए डाटा का जो हमने अर्थमेटिक मीन निकाला उससे हम इजीली पिछले वाले डाटा के अर्थमेटिक मीन पर चले जाएं? आंसर है यस। तो बहुत सारे राइटर इस बात को भी एज ए प्रॉपर्टी मान के चलते हैं, बहुत सारे राइटर एज ए प्रॉपर्टी नहीं मान के चलते। तो हो सकता है मैंने नोट्स में आपको लिखा हो कि दिस इज आल्सो द अनदर प्रॉपर्टी, किसी बुक ने इसको प्रॉपर्टी में कंसीडर ना किया हो, डजंट मैटर। लेकिन क्वेश्चन है, टॉपिक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल ऑन अर्थमेटिक मीन। तो चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है ये मैंने समझाया। अब हम इफेक्ट देखेंगे, क्या इफेक्ट क्या होता है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, टॉपिक क्या है मेरा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन अर्थमेटिक मीन। ठीक है मेरे बच्चों। तो कह रहा कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का क्या इफेक्ट पड़ेगा अर्थमेटिक मीन के ऊपर। आपको ये डिफाइन भी करना है, कैलकुलेट भी करना है और प्रूफ भी करना है कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो जैसा कि मैंने अभी पिछली 5 मिनट में आपको कुछ चीजें समझाई
कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का मीनिंग क्या होता है, एक बार डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक न्यूमेरिकल डाटा है, सपोज x, फ्रीक्वेंसी f, तो x1 है, x2 है, अप टू डॉट डॉट xn है, फ्रीक्वेंसी है f1, f2 अप टू डॉट डॉट fn। ये कोई आपके पास ओरिजिनल डाटा है जो कि बेसिकली बिग डाटा है। सपोज न्यूमेरिकली ये लार्ज स्केल्ड डाटा है, तो स्केल्ड डाउन करने के लिए हम इसमें कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं। एक इफेक्ट है चेंज ऑफ ओरिजिन, एक इफेक्ट है चेंज ऑफ स्केल। इफेक्ट डलता कैसे है, कोई भी कांस्टेंट नंबर थ्रू आउट द डाटा आप प्लस माइनस कर सकते हैं इन द वेरिएबल ओनली, नॉट इन द फ्रीक्वेंसी। प्लस माइनस करेंगे तो चेंज ऑफ ओरिजिन, और मल्टीपल या डिवीजन करेंगे तो चेंज ऑफ स्केल। आप कोई भी चीज पहले कर सकते हैं, कोई भी चीज बाद में कर सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन जो करेंगे सबके साथ एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले तो चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल होता क्या है वो समझाता हूं। तो ओरिजिनली आपके पास ये डाटा था, मान लीजिए इस डाटा का अर्थमेटिक मीन रहा होगा x बार, जो कि मुझे पता नहीं है, समझ रहे हो, जो कि मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे पता नहीं है, बट बिग डाटा है, मैं इसको स्मॉल करने के मूड में हूं। तो आई डिफाइन ए वेरिएबल y विच इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी। तो मैंने क्या किया, बेसिकली पहले मैंने a का मल्टीपल किया, फिर मैंने b को ऐड किया। आप कुछ और भी कर सकते हैं, आप पहले b ऐड कर सकते हैं, a का मल्टीपल बाद में कर सकते हैं, आप b सबट्रैक्ट कर सकते हैं, a से डिवाइड कर सकते हैं, आप पहले डिवाइड कर सकते हैं, बाद में सबट्रैक्ट कर सकते हैं, आपका जो दिल करे वो करिए। लेकिन क्या करना है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल की अंडर कैटेगरी के अंदर करना है, ठीक। तो कोई भी कांस्टेंट प्लस माइनस करना है पूरे डाटा में, कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल या डिवाइड करना है पूरे डाटा में। तो जब पूरे डाटा में आप करोगे ये काम, तो जो नया डाटा बनेगा y, वो कैसे बनेगा, y1, y2 अप टू डॉट डॉट yn। लेकिन y1 एक्चुअली में होगा क्या, y1 इज नथिंग बट ax1 प्लस b, y2 होगा क्या, ax2 प्लस b अप टू डॉट डॉट, yn होगा क्या, axn प्लस b, बिकॉज ऑफ रूल। एंड पॉइंट टू बी नोटेड मेरे बच्चों, अगर x1 दो बार रिपीट हुआ है डाटा के अंदर फॉर एग्जाम्पल, तो y1 भी दो ही बार रिपीट होगा डाटा के अंदर। इसका मतलब हुआ कि व्हेन वी चेंज द ओरिजिन एंड स्केल, द फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होता। तो इस डाटा का जो फ्रीक्वेंसी है वो अभी भी सेम ही रहेगा, f1, f2 अप टू डॉट डॉट fn। तो मेरा जो नया डाटा बन के आया, वो मेरा नया डाटा कुछ इस फॉर्मेट में बन के आया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर डाटा इस फॉर्मेट में बन के आ रहा है आपके पास, तो जो नया डाटा है हम उसका अर्थमेटिक मीन यानी कि y बार इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। बट एक्चुअली में आपको अर्थमेटिक मीन इस डाटा का चाहिए था, आपने फॉर सिंप्लिसिटी इस डाटा का अर्थमेटिक मीन निकाला। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस डाटा से क्या मैं ओरिजिनल डाटा का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकता हूं? कर सकता हूं, तो कैसे कर सकता हूं? और जब मैं करूंगा तो a और b का उस अर्थमेटिक मीन के ऊपर क्या इफेक्ट बनेगा? दैट इज माय क्वेश्चन, विच इज सेम एज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन अर्थमेटिक मीन। समझ रहे हो? अब मुझे ये प्रूफ करना है, या मुझे डिस्कस करना है, या मुझे डेराइव करना है x बार और y बार के बीच में रिलेशनशिप क्या बन सकता है, और चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। तो डाटा मैंने लिख दिया, अब मैं इन चीजों को रब कर रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि आपने चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल क्या किया है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये आपने चेंज किया है। आप कोई दूसरा भी चेंज कर सकते हो, ये इन जनरल चेंज है। तो सबसे पहले तो y का अर्थमेटिक मीन क्या बनेगा, 1 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, i गोज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ i। अब क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल करने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो टोटल फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी मेरे बच्चों। तो सेम नाउ इनटू समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ i इंटू y i। समझ गए? अब f ऑफ i इंटू y i मैंने क्यों किया,
क्योंकि जो अर्थमेटिक मीन है मुझे वो नए डाटा का मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट इज वाई बार। ठीक, सिंपल है। अब इसको अब मैं मेरे बच्चों कैसे लिख सकता हूं, 1/N समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n f of i ब्रैकेट a x i प्लस b अकॉर्डिंग टू रूल। अभी आपको डाटा बताया था कि अगर x की वैल्यू xi डालूंगा तो y की वैल्यू yi हो जाएगी और yi क्या हो जाएगी, axi प्लस b। सिंपल रूल है बिल्कुल, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को अगर थोड़ा सा ओपन करें तो दैट इज 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f of i into a into xi नाउ प्लस 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f of i into b। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो a कॉमन आउट आ जाएगा, दैट इज 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f of i xi नाउ प्लस b बाहर आ जाएगा 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f of i। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है चीजें। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो चीज लिखी हुई है दिस इज नथिंग बट अर्थमेटिक मीन ऑफ द प्रीवियस डाटा विच इज x बार। तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है, आपको अल्टीमेटली मिलना वाला है y बार इज इक्वल टू a टू x बार प्लस b, दैट्स इट। इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थमेटिक मीन है वो अफेक्टेड हो रहा है बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल बोथ। क्यों? क्योंकि ए का भी इस्तेमाल मैं कर रहा हूं और बी का भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ए और बी दोनों का यूज मैंने किया है अपनी फॉर्मुलेशन के अंदर। बिल्कुल वेरी सिंपल। तो y बार इज इक्वल टू व्हाट, ए एक्स बार प्लस बी मैंने लिखा आपके सामने फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, अब मान लीजिए आपने ए कुछ लिया होगा, बी कुछ लिया होगा, तो यहां से y बार का रिलेशन आ गया। अब इससे आप x बार कैलकुलेट कर लीजिए, वेरी सिंपल। कैसे कर लोगे आप इससे कैलकुलेट x बार? x बार किसके बराबर होगा मेरे बच्चों, y बार माइनस के b बाई a, दैट्स इट। मिल गया आपको, समझ रहे हो ना, यही रूल था। तो क्या रूल है कि भाई देखो, जो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल या जिस टाइप का चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल आपने वेरिएबल के अंदर किया है, उसी टाइप का चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल अर्थमेटिक मीन के अंदर भी हो जाएगा, दैट्स इट। सो अर्थमेटिक मीन हैज दिस प्रॉपर्टी। तो जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ लोग, कुछ राइटर इसको एज ए प्रॉपर्टी भी ट्रीट करते हैं। अर्थमेटिक मीन हैज दिस प्रॉपर्टी के दिस अर्थमेटिक मीन इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। हाउ इफेक्टेड? एज इट मतलब जो इफेक्ट आपने यहां डाला होगा वही इफेक्ट आपके अर्थमेटिक मीन में आपको दिखाई देगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए आप ये करते y इज इक्वल टू x माइनस बी अपॉन ए, फॉर एग्जाम्पल सपोज, तो कन्फर्म मेरे बच्चों y बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस के b अपॉन ए होता। ठीक है, y बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस के b अपॉन ए होता कन्फर्म, ऐसा बोल रहा हूं मैं आपको। दिस इज वेरी सिंपल, मतलब कोई इसमें ऐसा कोई टिपिकल टास्क या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है सारी चीजें। तो ये तो था कि अर्थमेटिक मीन क्या अफेक्टेड होता है बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, आंसर था यस। ठीक है बेटा, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब ऐसा है मेरे बच्चों, अर्थमेटिक मीन जो अभी आपने पढ़ा, बिल्कुल वो लगभग अप्रोक्सीमेटली सारी चीजें मैंने अर्थमेटिक मीन को लेके आपके साथ डिस्कस करी, लेकिन कुछ अनदर टाइप के अर्थमेटिक मीन भी हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको इन चीजों के बारे में होना चाहिए। सबसे पहले होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। क्या है वेटेड अर्थमेटिक मीन? देखिए बच्चों, सबसे पहले किसी बच्चे के दिमाग में जाएगा कि सुधीर सर आप वेटेड अर्थमेटिक मीन हमें पढ़ा ही क्यों रहे हो? बेटा वेरी सिंपल, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जो सेंट्रल वैल्यू निकालनी होती है किसी न्यूमेरिकल डाटा की, उसको हम फ्रीक्वेंसी असाइन ना करके
अपनी तरफ से उसका वेटेज असाइन करना पड़ता है हमें। जरूरी नहीं है आपको हमेशा असाइन करना पड़ता हो, लेकिन इन सम स्पेशल केस आपको असाइन करना पड़ सकता है। बहुत सिंपल है। तो जब आप ऐसा करते हैं कि आपको असाइन करना पड़ रहा है वेट, तो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल ना होके आपने जो वेट असाइन किया है उसका मल्टीपल होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक फीमेल है, या कोई भी है, मेल फीमेल से मतलब नहीं है, आप घर खर्च चलाते हैं सपोज फॉर एग्जांपल, तो आप एक टर्म इस्तेमाल करते होंगे मंथ का एवरेज एक्सपेंडिचर। तो जो एवरेज एक्सपेंडिचर है, एवरेज खर्च है, तो वो आप कैसे करते होंगे? आप मिल्क खरीदते होंगे, उसको अलग वेटेज देते होंगे। आप शुगर खरीदते होंगे, अलग वेटेज देते होंगे। आप आटा दाल खरीदते होंगे, अलग वेटेज देते होंगे। तो जो एवरेज कंजम्पशन है वो पर आइटम नहीं कैलकुलेट होता। एवरेज कंजम्पशन इन ए फैमिली इस बात पे डिपेंड करता है कि किस आइटम को आपने इन टर्म्स ऑफ मनी कितना वेटेज दिया है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल समझ रहे आप, वेरी इजी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज द डाटा? सबसे पहले तो जो डाटा यहां पे डिफाइन होता है एक्स आई ऑब्लिक डब्ल्यू आई। आई गोज फ्रॉम 1 to n। ठीक है बेटा, यहां पे जो W है, जो WI है, दिस इज नॉट द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द वेटेज असाइंड टू द न्यूमेरिकल डिजिट या असाइंड टू द वैल्यू XI। वेटेज हमने इतना दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात यह आती है कि सर वेटेड मीन कैसे डिफाइन होता है? तो डिफाइन तो हम करेंगे सबसे पहले नोटेशन आप कोई दूसरी भी ले सकते हो। मैं क्या ले रहा हूं? एक्स डब्ल्यू बार, डब्ल्यू इज फॉर वेटेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस इज व्हाट 1 अपॉन समीशन डब्ल्यू आई गोज फ्रॉम 1 to n इंटू समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n WI इंटू एक्स आई। बिल्कुल सेम है जैसा आपने पहले बनाया था, बस वहां पे FI था विच इज फ्रीक्वेंसी, उसका एक अलग सेंस होता है। यहां पे WI है विच इज द वेटेड मीन। तो बहुत बार आप सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बट इस बात को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से, किसी रूल के अकॉर्डिंग वेटेज दे रहे हैं, तो एवरेज रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा? लाइक दिस वन। बिल्कुल सिंपल है सब कुछ। तो एक नए टाइप का मीन हम लोग डिफाइन करने लगे, दैट इज कॉल्ड द वेटेड मीन, राइट। अब एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास एक डाटा है x, क्या डाटा है? 1 2 3 अप टू डॉट डॉट, मतलब मैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अर्थमेटिक मीन आपसे कैलकुलेट करवाना चाहता हूं। तो मेरे पास डाटा क्या है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। और मैंने आपसे पूछा इसका सिंपल अर्थमेटिक मीन बताइए x बार, तो आप क्या बोलोगे? सर 1 अपॉन n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n इंटू i। आप किसी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। नाउ दिस इज व्हाट 1 अपॉन n, दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n, लिख दिया मैंने। अब मेरा सवाल यह है मेरे बच्चों कि इसको क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, समीशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आपको पता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो कैसे करेंगे? 1 अपॉन n ऑलरेडी मेरे पास है, इंटू n प्लस 1/2। नाउ दिस इज व्हाट n प्लस 1/2। चलिए जी, तो ये हो गया सिंपल अर्थमेटिक मीन फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। लेकिन यहीं पे मैं अगर आपसे ये कह दूं कि मेरे पास एक डाटा है x 1 2 3 अप टू डॉट डॉट n, और मैंने उसको वेट भी दे रखा है कोरस्पॉन्डिंग नंबर 1 2 3 अप टू डॉट डॉट n, समझ गए? तो जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है वही मैंने वेटेज दे दिया उस वैल्यू को। तो 1 को 1 वेटेज दे दिया, 2 को 2 वेटेज दे दिया, 3 को 3 वेटेज दे दिया, n को n वेटेज दे दिया। अब मुझे वेटेड अर्थमेटिक मीन चाहिए, समझ गए बेटा? तो वेटेड अर्थमेटिक मीन कैसे बनेगा?
x w bar is nothing but x1 w1 plus x2 w2 plus dot dot xn wn divided by w1 plus w2 plus dot dot w। सिंपल रूल है, अगर वैल्यूज यहां पे डालें तो पहली टर्म 1 स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म 2 स्क्वायर फिर थर्ड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n। अब कैलकुलेशन लिख दीजिए इसकी, जो भी कैलकुलेशन है आपके पास, तो शायद सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का आपको पता होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये तो नोमिनेटर हो गया। और फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम अभी आपने मुझे बताया था n प्लस 1 बाई 2। ठीक है बेटा, n प्लस 1 बाई 2। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू जो मेरी बनेगी वो 2n प्लस 1 बाई 3 बनेगी। तो बी केयरफुल, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सिंपल अर्थमेटिक मीन इसके बराबर है, और अगर आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना है विद द नंबर कोरस्पॉन्डिंग वेट तो आपका ये बनेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जहां वेटेज चाहिए वेटेड मीन निकालिए, जहां फ्रीक्वेंसी दी है फ्रीक्वेंसी मीन निकालिए, फ्रीक्वेंसी नहीं दी है आप सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालिए, डजंट मैटर। मेरा काम है आपको चीजों को समझाना कि हम ये क्यों करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है डाटा के अंदर जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता है, उसमें ऑब्जर्वेशंस विदाउट फ्रीक्वेंसी होती हैं, बट उन ऑब्जर्वेशंस को वेटेज डिफरेंट डिफरेंट असाइन किया हुआ होता है, तब हम सेंट्रल वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो वेटेड मीन से कैलकुलेट करेंगे। चलिए मेरे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये तो था अनदर टाइप ऑफ अर्थमेटिक मीन विच इज कॉल्ड द वेटेड मीन। अब एक आता है मेरे बच्चों जिसका नाम है ट्रिम्ड मीन। ट्रिम्ड मीन है ना। तो ट्रिम्ड मीन क्या होता है, क्यों होता है, थोड़ा बात करते हैं। जैसे कि नाम लिखा है ट्रिम्ड, ट्रिम का मतलब होता है छाटना, है ना। आप अपने अपने शेव को ऐसे ट्रिम्ड करते हो ना, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है ट्रिम्ड मीन। तो जैसे मैं जब आपको सेंट्रल वैल्यू के बारे में बता रहा था तो मैंने क्राइटेरिया ऑफ गुड मेजरमेंट बताया था। तो मैंने एक बात बोली थी कि जो मेजरमेंट है मेरा वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। जितनी भी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है उनसे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए जो मेरा सेंट्रल वैल्यू का मेजरमेंट है। लेकिन अर्थमेटिक मीन के अंदर ये डीमेरिट होती है, ये बात होती है कि अर्थमेटिक मीन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप एक काम कर लो, वो जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है एकदम छोटी और एकदम बहुत बड़ी जो ऑब्जर्वेशन है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, आप उनको छोड़ दीजिए। उनको छोड़ के जो डाटा बच गया आप उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लीजिए, ये बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि ये बेटर ऑप्शन नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक है, रह सकता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको अर्थमेटिक मीन नहीं करेंगे, इसको नाम देना पड़ेगा ट्रिम्ड मीन। तो ट्रिम्ड मीन का मतलब होता है कि आपको निकालना तो मीन ही है, बट कुछ ऑब्जर्वेशंस जो कि एक्सट्रीम है, जो कि या तो बहुत छोटी है या तो बहुत बड़ी है, उन ऑब्जर्वेशन को छोड़ के जो ऑब्जर्वेशन बच गई अप्रोक्सीमेटली उनका आपको ट्रिम्ड मीन निकालना है। समझ गए बेटा, उनका आपको ट्रिम्ड मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन ही होगा लेकिन वो ट्रिम्ड है, कुछ ऑब्जर्वेशंस को छोड़ के बची हुई ऑब्जर्वेशन का निकालना होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि फाइंड A% ट्रिम्ड मीन। ठीक है जी, फाइंड A% ट्रिम्ड मीन। जैसे 5% ट्रिम्ड मीन, 10% ट्रिम्ड मीन, 20% ट्रिम्ड मीन। तो A% का मतलब है जैसे 10% ट्रिम्ड मीन, सपोज फॉर एग्जांपल। तो A% का मतलब 10% का मतलब है कि 10% सबसे छोटी ऑब्जर्वेशंस को छोड़ देना और 10%
सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन को छोड़ देना, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि एग्जैक्टली 10% ऑब्जर्वेशन आपको मिले ये जरूरी नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली कुछ ऑब्जर्वेशन आप इनिशियली छोड़ देना और कुछ ऑब्जर्वेशन जो लार्ज है आप उनको छोड़ दीजिए, जो बचेगा वो A% ट्रिम्ड मीन होगा। समझ गए? बिल्कुल सिंपल। अब मान लीजिए एक छोटी सी बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक डाटा है, सपोज X एक डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सपोज ऐसा मैंने बोल दिया। या एक काम करो, यहीं तक ले लो, 6 तक ले लो, ज्यादा बड़ा डाटा मत करो, छोटा डाटा करो, ठीक है। अब वो ये कहता है कि आप इसका फाइंड करिए 10% ट्रिम्ड मीन, 10% इसका ट्रिम्ड मीन आप असाइन करिए। सो बेसिकली क्या है, 20% ऑब्जर्वेशन आपको इसकी छोड़नी पड़ेगी, 20%, 10% पहले और 10% बाद में आपको छोड़नी पड़ेगी। तो 6 ऑब्जर्वेशन का जो आप छोड़ेंगे, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली एक ऑब्जर्वेशन आपको पहली छोड़नी पड़ेगी और एक ऑब्जर्वेशन आपको बाद की छोड़नी पड़ेगी। मान लीजिए कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी थी सपोज 1 3 5 2 2 3, सपोज फॉर एग्जांपल, है ना। तो अगर मैं 10% ट्रिम्ड मीन कर रहा हूं तो लगभग अप्रोक्सीमेटली एक ऑब्जर्वेशन पहली और एक ऑब्जर्वेशन बाद वाली, सबसे लास्ट वाली आपको छोड़नी पड़ेगी। तो जो x बार t बनेगा वो कैसे बनेगा, 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय, या अभी तो फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल भी करना पड़ेगा, तो 2 × 3 + 3 × 5 + 4 × 2 + 5 × 2 डिवाइडेड बाय 3 + 5 + 2 + 2। अब ये जो भी नंबर आएगा, दिस इज नॉट द एग्जैक्टली अर्थमेटिक मीन, दिस इज 10% ट्रिम्ड मीन, दिस इज 10% ट्रिम्ड मीन। तो 10% या X% का मतलब है जितना परसेंटेज भी ट्रिम्ड मीन आपसे पूछा गया है उतनी ही परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन आप सबसे छोटे वाली छोड़ेंगे, उतनी ही परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन आप सबसे बड़े वाली छोड़ेंगे। तो यहां पे आपको 20% डाटा का जो ऑब्जर्वेशन है वो छोड़नी होगी। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सिंपल है, शायद कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कि सर आपकी क्लास में ये बात मुझे समझ में नहीं आई। आप यूट्यूब पे भी आप लिख सकते हैं, वहीं पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये बात थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो पॉसिबल होगा तो मैं क्लास के अंदर आपको एक्सप्लेन ये सब चीजें करूंगा। चलिए मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय।